Good evening, everyone. Today is 10th of February, and we are back with our regular newspaper analysis. Just a polite reminder, ये न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है ना वो सिर्फ फैक्ट या डेटाज को डंपिंग करने का जरिया नहीं है. द वेरी आइडिया इज टू see the newspaper from the perspective of getting higher marks in mains examination while keeping an eye on things that are relevant from prelims perspective. तो ये 5 आर्टिकल जो हमने लिस्ट किए हैं, these are the most important articles across the newspapers in today's newspaper. ये इस कंटेंट में कहीं पे भी आपको कुछ भी unnecessary नहीं मिलेगा. There will be no dumping of facts or unnecessary information. So these are the 5 articles that we would be discussing. First one is सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है रिगार्डिंग सिस्टमेटिक इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है उसके बारे में. दे हैव सेड कि जो रेस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर टूल्स है, क्योंकि काफ़ी हद तक एसआईआर में डिजिटल प्लेसेस पर वो रिलाई कर रहा है, तो ये रेस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर टूल जो है ना ये प्रॉब्लमेटिक है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है. सेकेंड आर्टिकल भी एसआईआर के बारे में ही है, इंडियाज इलेक्टोरल रूल मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. ये 2 आर्टिकल्स अलग अलग न्यूज़पेपर में आ गए हैं और दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से लिखे गए, तो उनको एज अ वन यूनिट की तरह हम देख सकते हैं. थर्ड आर्टिकल जो है वो थाईलैंड से है, इंटरनेशनल रिलेशन. थाईलैंड जो है, कल हम लोग ने मलेशिया के बारे में देखा था, इंडो मलेशिया साइनिंग द पैक्ट. थाईलैंड जो है वो म्यांमार के इमीडिएट नेक्स्ट कंट्री है ना, और ये म्यांमार, थाईलैंड या मलेशिया, दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज इंडिया वांट्स टू एस्टैब्लिश इट्स रिलेशंस वेरी स्ट्रांगली इन दी साउथ ईस्ट एशिया, है ना. ऑल्सो इंडिया का जो इंडो पैसिफिक विजन है वो आसियान सेंट्रिसिज्म को सपोर्ट करता है, इसलिए वॉट एवर हैपन्स इन थाईलैंड इज रेलेवेंट फॉर इंडिया. तो थर्ड आर्टिकल में ये देखेंगे कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर थाईलैंड वोट्स टू स्क्रैप द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब थाईलैंड में एक वोटिंग हुआ जिसमें प्लेबिसाइट में लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया जो मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको. फोर्थ जो है वो एनवायरमेंट इकोलॉजी से, ये फैक्चुअल है, इसमें ज्यादा घुसेंगे नहीं. एक नया ड्रैगन फ्लाई का स्पीशी डिस्कवर हुआ केरला में, तो उसका नेमिंग हुआ है, रबर प्लांटेशन में मिला है ये, तो इसके ऊपर एक फैक्चुअल एमसीक्यू बन सकता है. नेम्ड एज लेरियोन्थेमिस केरलेनेसिस. एंड द लास्ट वन जो है वो मेंस के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग अर्बन वाटर कंटामिनेशन. जो कंटामिनेट हो जाता है पानी शहरों में, रिसेंटली बेंगलुरु का बहुत मेजर क्राइसिस हुआ है कि पानी में जहर घुल जाना या पोल्यूटेंट्स घुल जाना, एंड दैट कंटामिनेट्स द वाटर. और उसमें इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी इंडिया में कैसी है इस बारे में डिस्कस करता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट रिमाइंड यू अबाउट दीज 2 बैचेस. जीएस फाउंडेशन बैच जो जनवरी का है वो स्टार्ट हो गया है, हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. फेब का जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होगा. उसकी डिटेल्स के लिए यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर. फाउंडेशन बैच का पर्पस ये होता है कि फ्रॉम वेरी स्क्रैच, फ्रॉम द लेवल ऑफ नॉट नोइंग एनीथिंग टिल नोइंग एवरीथिंग इन ऑर्डर टू गेट द रैंक इन द फाइनल लिस्ट, सारे स्टेप्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों स्टेप्स पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से आगे लेकर जाकर पर्सनलाइज हैंड होल्डिंग करके आपके रिजल्ट को कंफर्म करना. ये जो फाउंडेशन बैच है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है. स्पेशली व्हाट वी रेफर इट एज द हाइब्रिड मॉडल. हाइब्रिड मॉडल, और आपको ये 4 में से कोई भी बैच टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हो. ये स्पेसिफिकली सूटेबल है जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए. नेक्स्ट जो बैच है दिस इज फॉर क्रैश कोर्स. ये स्पेशली सूटेबल वो है जो अभी जो 2026 में अभी नेक्स्ट 3-4 महीने में जो प्रीलिम्स होने वाली है उसको जो टारगेट करेंगे उनके लिए. पर्पस इसका ये है कि आपका 2 से 3 महीने में, 2 से 2.5 महीने में पूरा सिलेबस सिस्टमेटिकली रिवाइज हो जाए. इस क्रैश कोर्स के जो मेन कंपोनेंट है वो प्रीलिम्स के स्मार्ट बुक्स,
पर्सनलाइज मेंटरशिप, लेक्चर्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। 15,000 MCQ का एक टेस्ट सीरीज है जिसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस प्लस मंथली करंट अफेयर्स एक्सेट्रा। आपको इसमें जो पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी और जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगा फॉर द रिवीजन ऑफ एंटायर सिलेबस वो क्रिटिकल होगा। ये लॉन्च बहुत जल्दी होगा, इसके डिटेल्स आपको CSAP के ऑफिशियल हैंडल्स पर मिल जाएंगे, या आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हो। I'll explain this 15,000 MCQ here. ये 15,000 MCQ का जो टेस्ट सीरीज है, इट इज रेफर्ड एज प्रीफिट इकोसिस्टम। इसमें दो सेक्शंस है, एक फ्री सेक्शन है जिसमें 3,000 प्लस MCQs है जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डिस्कस किए जाएंगे। इन डिस्कशन में MCQ का एलिमिनेशन टेक्निक यूज होगी, कैसे होता है, सारे MCQs का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। लेकिन ये जो फ्री पार्ट है ना, उसका टेस्ट सीरीज हिस्सा नहीं है, ना ही CSAT उसका पार्ट। जो पेड पार्ट है वो क्रिटिकल है। इसमें 12,000 MCQs है और ये 12,000 MCQ 120 टेस्ट के फॉर्मेट में, और ये जो 120 टेस्ट है वो 30 ऐसे इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल के हैं। इसके अलावा यू विल गेट 10 फुल लेंथ टेस्ट, 10 CSAT का फुल लेंथ टेस्ट, एंड देयर विल बी 10 प्रीवियस ईयर पेपर का सिमुलेशन। टोटल ऐसे 120 टेस्ट है। अब इसका जो प्राइस जो था वो 12,000 था, लेकिन अभी कुछ ऑफर में 7,999 पे है। और अगर इसमें भी अगर आप लेट्स से कि इफ यू हैव बीन अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ CSAP, कोई भी कोर्स हो या कोई भी टेस्ट सीरीज हो या whatever, in whichever way if you have been associated with CSAP, you can get extra discount by contacting on the number mentioned here. ये सारा डेटा जो है, ये टेस्ट सीरीज हो या जो यूट्यूब पे लाइव डिस्कशन होता है या जो प्रीफिट का डिस्कशन है या ये CNA का PDF है, ये सब कुछ CSAP के ऑफिशियल ऐप के ऊपर अवेलेबल है। एंड फॉर दैट यू नीड टू स्कैन द QR कोड और आपको ऐप मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर टूल्स। कंटेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर टूल्स, सुप्रीम कोर्ट का आर्ग्यूमेंट है कि जो सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम आपने यूज किया है वो रेस्ट्रिक्टिव है, वो सबके लिए ओपन नहीं है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो सॉफ्टवेयर ड्रिवन अप्रोच है उसको एग्जामिन किया, स्पेशली SIR में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है उसमें एग्जामिन किया। एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज फ्लैग्ड कंसर्न्स रिगार्डिंग लार्ज स्केल एक्सक्लूजन्स बिकॉज ऑफ द एल्गोरिथमिक मैपिंग। ये हमारे लिए एग्जाम के लिए GS2 GS4 एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। एक, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बट फिर भी जस्ट रिमाइंडर, ये जो SIR चल रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज उसमें सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन को दिया गया। इसी आर्टिकल में उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्शन के बारे में बात की है। तो एज अ पार्ट ऑफ फेयर दे वांटेड टू प्यूरिफाई द इलेक्टोरल रोल्स, और इसीलिए SIR चल रहा है। अब आर्टिकल 326 जो है इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मीनिंग the voting is a constitutional right and it can only be removed with lawful restrictions. जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन चल रहा है ना, सो उसमें it has been observed कि ये जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है इट इज गेटिंग इम्पैक्टेड। बहुत से लोगों का डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हो रहा है, मतलब जो यूनिवर्सल एडल्ट जो आपको फ्रेंचाइज मिलती है टू एक्सप्रेस योर वोट, उसका डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हो रहा है। फिर इलेक्टोरल रोल रिविजन्स, मीनिंग जो इलेक्शन कमीशन ने करना है, दे शुड एज पर सुप्रीम कोर्ट दे शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दैट मीन देयर शुड बी अ नोटिस, देयर शुड बी हियरिंग एंड देयर शुड बी अ रीजन्ड डिसीजन फॉर एलिमिनेटिंग समबडीज नेम।
देन द नेक्स्ट एलिमेंट इज अबाउट जुडिशियल ट्रेंड, क्योंकि ये भी देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट जब से इन चीजों को इवेल्युएट करने लगा है, तब से सुप्रीम कोर्ट हैज बिकम लिटिल कंजर्वेटिव रिगार्डिंग टेक्नो एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वायलेशन ऑफ राइट्स के पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट हैज बिकम लिटिल कंसर्न। कोर इश्यूज मेंस के पर्सपेक्टिव से, एक जो ऑल्गोरिथमिक डिसीजन मेकिंग है, इसके ऊपर अगर आप एक्सेसिवली रिलाई करोगे और कोई भी ह्यूमन ओवरसाइट नहीं रखोगे तो इट इज गोइंग टू डिमिनिश द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। देन जो आर्बिट्री एक्सक्लूजन होता है उसका रिस्क बहुत ज्यादा है, आर्बिट्री एक्सक्लूजन ऑफ द जेन्युइन वोटर्स, क्योंकि जो एल्गोरिथम है दैट माइट फाइंड मिसमैच और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। जो प्रोसीजरल सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए फॉर स्पेशली फॉर दोज इलेक्टोरेट हु आर अफेक्टेड, जिनके वोटिंग राइट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, उनके लिए जो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स दिया गया है वो बहुत वीक है, और हम एक्चुअल वोटर्स हैं, इसका प्रूफ शेयरिंग का बर्डन जो है वो सिटीजन्स के ऊपर है, ना कि इंस्टीट्यूशन के ऊपर जिन्होंने उनका कैंसिल किया। ऐसे सिचुएशन की वजह से अब टेंशन बढ़ गया है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। टेंशन बढ़ गया मतलब देयर इज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बिटवीन दीज टू डायमेंशंस। ऑल्सो जब आप इतना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हो तो इट इज बट ऑब्वियस कि जो लोकल सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक रियलिटीज है उनको शायद कंसिडरेट ना किया जाए, उनको शायद ये ऑल्गोरिथमिक प्रोसीजर्स या टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा शायद इग्नोर किया जाए। टू सम अप, टेक्नोलॉजी इन इलेक्शंस जो है इट शुड रिमेन ए फैसिलिटेटर and not become a substitute for constitutional safeguards. Please pause the video and attempt this MCQ. With reference to the electoral rule revision in India, consider the following statements. The Election Commission can use technology-based tool for electoral roll verification. Yes, it can. Any deletion of voter's name must follow the principle of natural justice. Yes, it should. And Article 326 makes voting an absolute and unrestricted fundamental right. ना तो ये absolute है, ना unrestricted है, ना तो ये fundamental right है, मतलब तीनों भी word incorrect है। ये fundamental right नहीं है, ये constitutional right है, और ना तो ये absolute है, ना unrestricted है। इसके ऊपर restrictions डाले जा सकते हैं based on the law. Please, you can read every statement's correction. Excuse me. Explanation here. Let's jump on to the next article. It's about Thailand and the constitution there. देखिए, थाईलैंड का जो अभी आर्टिकल है और जो ड्रैगन फ्लाई वाला आर्टिकल है, इसको हम सबको सिर्फ ऊपर से समझना है, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए हमारे लिए जरूरी है। इसके ऊपर प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसको टैकल कर पाएंगे, और मेंस में अगर क्वेश्चन आया तो आपको बस उसका पासिंग रेफरेंस देना होगा। स्पेसिफिक क्वेश्चन मेंस के पर्सपेक्टिव से इसके ऊपर नहीं आएगा। सो थाईलैंड में क्या था कि थाईलैंड में है ना 2017 में एक मिलिट्री बैक्ड, मतलब मिलिट्री का रूल जब था, कूप जब हुआ था, सो 2017 में मिलिट्री बैक्ड एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया गया था, मतलब मिलिट्री ने एक बॉडी बनाई थी विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर थाईलैंड। अभी क्या हुआ कि पब्लिक ओपिनियन ने रेफरेंडम किया, वोटिंग किया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कार्ड किया, एंड नाउ दे हैव आस्क्ड फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू बी ड्राफ्टेड। तो इसको थोड़ा क्विकली समझेंगे। जो थाईलैंड जो रहा है ना, उसके पास उन्होंने मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए, एक नहीं दो नहीं, कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, स्पेशली जब से थाईलैंड की एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हुई है तब से। जो 2017 का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट वाज ड्राफ्टेड बाय ए मिलिट्री अपॉइंटेड बॉडी आफ्टर अ कूप, मतलब आर्मी ने, मिलिट्री ने, थाई मिलिट्री ने जो थाई गवर्नमेंट था उसको टॉपल करके कैप्चर कर लिया था पॉलिटिकल पावर, और
एक बॉडी बनाई थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था थाईलैंड का। अभी लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कार्ड कर दिया। आपको एक मतलब एक कंपैरेटिव इंसाइट बता रहा हूं कि श्रीलंका का एग्जाम्पल है, नेपाल का एग्जाम्पल है, और ऐसे कई सारे देश है जिनका एग्जाम्पल है कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन की लेंथ मतलब ड्यूरेशन सस्टेनेबिलिटी बढ़ानी है, इफ यू वांट योर कॉन्स्टिट्यूशन टू रिमेन इन प्लेस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इट हैज टू हैव इंक्लूसिविटी एंड सिविलियन कंट्रोल। मतलब सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, सारे इंटरेस्ट जो है, डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटी, लिंग्विस्टिक आइडियाज, इकोनॉमिक सेक्शंस, ये सब का रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसीजर में एंड कॉन्स्टिट्यूशन में होना जरूरी है। अगर कोई भी पीछे रह जाता है तो दैट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। श्रीलंका इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में सिंहलीज को पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया गया था। सेकंड, द कंट्रोल हैज टू बी ऑफ सिविलियन नॉट मिलिट्री। इसमें कोर कंसर्न्स देख लेते हैं। एक, जो एग्जिस्टिंग चार्टर है that entrenches unelected institutions diluting the popular sovereignty। इसका मतलब क्या है? अभी जो थाईलैंड के जो इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस क्या क्या होते हैं, जैसे कि आरबीआई हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, या एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोई डिफरेंट कमिटीज होती है गवर्नमेंट की, डिफरेंट लेजिस्लेटिव बॉडीज होती है, ये जो है यहाँ पे सारे के सारे ही अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस है, मेजोरिटी ऑफ देम। वहां पे वोटिंग ही नहीं है, ना किसी भी तरीके का इलेक्शन है, तो इसमें डेमोक्रेसी की लेजिटिमेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। फिर सेकंड कंसर्न इज सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस। तो जो बार बार मिलिट्री इंटरवेंशन कर देता है, दैट हैज एक्चुअली वीकन द सुप्रीमेसी ऑफ द सिविलियन। इन डेमोक्रेसी द सुप्रीमेसी शुड ऑलवेज बी विद द सिविलियन सोसाइटी और कॉमन पीपल। थर्ड इज कंसर्न ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंस्टेबिलिटी। बार बार आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाओगे, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दोगे, तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द रूल बेस्ड गवर्नेंस। फिर प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन लेके आते हैं उसमें मल्टी स्टेज रेफरेंडम है, बहुत सारे लेयर्स ऑफ ड्राफ्टिंग है, तो इट इज गोइंग टू गिव अपर हैंड टू द अपर एलिट टू कैप्चर एंड डिले द प्रोसीजर। What they need is the protection of their rights, क्योंकि 2017 का जो फ्रेमवर्क है उसने चेक्स हो, बैलेंसेस हो, सिविल लिबर्टीज हो, उन सबको कर्टेल कर दिया था क्योंकि वो मिलिट्री के बॉडी ने ड्राफ्ट किया था। नाउ दैट नीड्स टू बी रिस्टोर्ड। टू सम अप, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है, इट विल सक्सीड only when it restores the civilian supremacy and democratic legitimacy. Please pause the video and attempt this MCQ. With reference to the constitution making process, consider the following statements. Constitution drafted under military regimes often face legitimacy challenges. Statement is correct. Referendums can serve as instrument of popular sovereignty in constitutional changes. Can serve as instruments of popular sovereignty in constitutional change. ये भी सही है. Frequent constitutional replacement always strengthens democratic stability. ये incorrect है. So correct answer will be A, 1 and 2 only. Frequent constitutional replacement does not strengthen democratic stability. वो weak कर देता है. ये ड्रैगन फ्लाई है जो केरला में मिला है. It has been considered as a new found species. Researchers have discovered a new dragonfly species in rubber plantation of Kerala, and it has highlighted the biodiversity of Western Ghats. जो ड्रैगनफ्लाइज होते हैं जिनको ओडोंटा भी कहा जाता है, ओडोनाटा, these are highly sensitive to the water quality and habitat disturbances. मतलब ये एक तरीके से environment ecology में एक concept होता है जिसे कहा जाता है indicator species. They act as an indicator species of aquatic ecosystems. Western Ghat region में देखोगे तो Western Ghat region जो है, it has a very high biodiversity. It is hence called as hotspot and with extreme endemism. Endemism मतलब local species जो कहीं और नहीं मिलती है. थर्ड, कंजर्वेशन चैलेंज, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द बायोडाइवर्सिटी जो है वो
प्रोटेक्टेड एरियाज के बियॉन्ड मिलती है, नॉट एज अ पार्ट ऑफ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट बियॉन्ड दैट, बफर जोन के भी बियॉन्ड ओपन स्पेस में भी बायोडाइवर्सिटी है विच इज नॉट प्रोटेक्टेड. एंड द लास्ट कंसर्न इज रिगार्डिंग द पॉलिसी गैप, क्योंकि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर, स्पेशली बायोडाइवर्सिटी, अगर आपको एग्रो इकोसिस्टम या प्लांटेशन, बी टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन और एनी प्लांटेशन के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है उसके कंजर्वेशन के लिए कोई भी डेडिकेटेड फ्रेमवर्क अवेलेबल नहीं है. सो दैट इज व्हाई वी हैव अ पॉलिसी गैप हियर. कंसर्न्स देखेंगे तो देयर इज अंडर रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी, स्पेशली जो फॉरेस्ट के बियॉन्ड है या ह्यूमन मॉडिफाइड लैंडस्केप में जो बायोडाइवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज बहुत ही कम होती है. फिर ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत इंपैक्ट होता है बिकॉज ऑफ द लैंड यूज का जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसके वजह से. जहां पे भी मोनोकल्चर प्लांटेशन होता है इट थ्रेटन्स द माइक्रो हैबिटेट्स. देन वी आल्सो हैव पॉलिसी ब्लाइंड स्पॉट्स. वी हैव इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स, स्पेशली ड्रैगन फ्लाइज जो है वो दे एक्ट लाइक अ बायो इंडिकेटर ऑफ अ वेटलैंड एंड फ्रेश वाटर हेल्थ. We have to have some sort of monitoring mechanism to maintain a check on the quality of the ecosystem. And then exists the knowledge gap, because there is so less of species documentation कि हम किसी भी तरीके का पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए इनकेपेबल है. To sum up, effective conservation must extend beyond the forest to human modified landscape. That means हमारा जो फ्रेमवर्क है एनवायरमेंट इकोलॉजी का, स्पेशली कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से, प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से, that should go beyond forest and should include human modified landscapes as well. Please attempt this MCQ. Dragonflies are often considered important in ecological studies because 1. They act as bioindicators of freshwater ecosystem health. Statement 2. Are highly sensitive to changes in land use and water quality. Statement 3. Are keystone species in all terrestrial ecosystem. They are not key species in all terrestrial ecosystem. The correct answer would be A, 1 and 2 only. Let's move on to the final article of the day. It relates to the urban water contamination. अर्बनाइजेशन के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है रिगार्डिंग द वाटर कंटामिनेशन, एंड वी नीड सम सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी फॉर इट. सी, पिछले कुछ टाइम में, रिसेंटली बेंगलोर में हुआ, उसके पहले कोयम्बतूर में हुआ, इट हैज हैपेंड दैट ये जो इंडियन सिटीजन है इसमें वाटर कंटामिनेशन हैज एक्सपोज्ड वेरी सिस्टमेटिक वीकनेसेस, स्पेशली इन अर्बन वाटर गवर्नेंस. इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है पब्लिक हेल्थ के ऊपर, एंड इट हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड कि देयर इज अ लैक ऑफ ओवरसाइट ऑन द पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन. कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. आर्टिकल 243 जो है, स्पेशली 243W, इट एम्पावर्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो अर्बन लोकल बॉडीज बनी है उनके बारे में है. It empowers the urban local bodies to manage the water supply and the sanitation. जो BIS drinking water standards हैं, they have given some permissible limits for all the contaminants. वहाँ तक contaminant जो है वो potable है, मतलब that kind of a water can be consumed, but beyond that we cannot consume that water. And more often than not it has been observed that जो limit है वो क्रॉस हो जाता है in urban cities. SDG Sustainable Development Goal number 6 जो है, it asks for availability and sustainable management of water and sanitation. It asks that it has to be ensured. Few facts: we have preventative tools, like we do have water safety plans and regular pipeline audits, but ये पेपर पर है. एक्चुअल में कितना काम करता है वो सिटी टू सिटी एंड लेवल ऑफ करप्शन के ऊपर डिपेंड करता है. फ्यू कोर इश्यूज: एक,
probably the most important core issue is fragmented accountability. There are many agencies which handle water supply. There are other agencies which handle sewage. And there are other agencies which handle health. और ये डिपार्टमेंट मतलब लगभग टू गिव यू द प्रिसाइज नंबर, आई थिंक देयर आर 12 डिपार्टमेंट्स जो कंबाइनली इन सब चीजों को देखता है. अब 12 डिपार्टमेंट्स के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन होगा? कोऑर्डिनेशन फेल्ड होगा तो अकाउंटेबिलिटी भी फेल्ड होगी. किसको आप पूछने जाओगे? सिर्फ इधर उधर वो फिंगर्स दिखाते रहेंगे, फिंगर पॉइंट करते रहेंगे. देन द नेक्स्ट कंसर्न इज एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. जो ड्रेनेज की पाइपलाइन बनती है, वाटर सप्लाई की पाइपलाइन बनती है, वो कितने बार आपने देखा है कि रिप्लेस होती है? देयर आर सिटीज जहां पे 300-300 साल पुराने, 400-400 साल पुराने, या कुछ जगहों पर मिनिमम 150-200 साल पुराने ड्रेनेज सिस्टम्स है. सो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर एजिंग हो रहा है, उनका प्यूरिफिकेशन, उनका स्टोरेज, ये सारा पुराना हो चुका है. Then there exists a gap in regulatory bodies. एक तो जो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उनका इन्फोर्समेंट वीक है एट म्यूनिसिपल लेवल. आप वार्ड लेवल पर भी नहीं, म्यूनिसिपल लेवल पर जाके देखोगे तो ये इन्फोर्समेंट के स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी ये बहुत वीक है. देन वी हैव रिएक्टिव गवर्नेंस, मतलब एक्शन इन केस ऑफ इंडिया, इन केस ऑफ अर्बन सेंटर्स, द एक्शन इज ऑफन taken after the crisis has emerged. Preventive precautionary actions नहीं होती, हमारे यहाँ पे reactive governance है. Then comes the public trust deficit and concerns regarding equity. Basically urban centers में जो poor population है, that is disproportionately exposed. It gets disproportionately affected due to dependence on informal water sources. कहीं भी urban centers में जो poor पॉपुलेशन का जो एरिया है जहाँ पे वो रहते हैं, उस जगह पे जाओगे तो जो वाटर सप्लाई है वो लार्जली इनफॉर्मल है. मतलब कहीं से कोई टैंकर लेके आ रहा है, कहीं से कुछ प्रोवाइड हो रहा है. जो फॉर्मल वाटर सप्लाई वो नहीं है, तो दे डिस्प्रोपोर्शनली गेट इम्पैक्टेड. टू सम अप, जो अर्बन वाटर सेफ्टी है, इट विल रिक्वायर ए प्रिवेंटिव रेगुलेशन, क्लियर अकाउंटेबिलिटी एंड एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स. प्लीज पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस MCQ. With reference to urban water governance in India, consider the following statements. Statement 1. Urban local bodies are constitutionally assigned responsibility for water supply and sanitation. Yes, 243W article number. Drinking water quality standards in India are prescribed by the Bureau of Indian Standards. ये भी correct है. And water contamination in cities is primarily a natural phenomena. ये incorrect है. So answer would be A, 1 and 2 only. ये जो स्मार्ट बुक्स है आर नाउ अवेलेबल इन एसएमएस मीडियम एज वेल. इस 17 बुक्स का सेट है, 10 फॉर प्रीलिम्स एंड 7 फॉर मेंस. यू कैन एक्सेस योर बुक्स बाय कॉन्टेक्टिंग ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. ये पीडीएफ जो है, ये इंफॉर्मेशन वाला जो डॉक्यूमेंट है, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम CSAP ऐप. सी यू टुमारो एट प्रीफिट एंड CNA डिस्कशंस.